Okay, so moving ahead with theory of ray optics. लास्ट टाइम हमने रियल डेप्थ, apparent डेप्थ ये सब देखा था. टुडे वी वांट टू सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी थियोरी क्लासेस में ये किया है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है ये सब, राइट. बट द डिफरेंस इज यहाँ पे हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं. वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, यहाँ पे एप्लीकेशंस होंगे एंड विद सम एडिशनल फॉर्मूलाज. तो मैं आपको एक वापस से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ. व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखो, देयर आर टू कंडीशंस फॉर द रे ऑफ लाइट टू बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो सबसे पहले आई टेल यू बेसिक. हमारे पास क्या है? हमारे पास दो मीडियम है. मान लो एक मीडियम जो है वो वाटर या ग्लास है, दूसरा मीडियम एयर है. तो important is that the ray of light is traveling from denser to rarer medium. That is very important. तो हमारे पास यहाँ एक सोर्स ऑफ लाइट है. द रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. जो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाएगा, मतलब नॉर्मली इंसिडेंट होगा, इट विल नॉट बी रिफ्रैक्टेड. वो बेंड नहीं होगा. देयर इज नो रिफ्रैक्शन, राइट. इफ इट इज फॉलिंग एट सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, बिकॉज आपको पता है that whenever a ray of light travels from rarer to denser medium, it bends away from normal. तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा. एंड फॉर वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या हो रहा है देखो, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड इनसाइड टेंसर मीडियम बढ़ा रहा हूं, इनसाइड डेंसर मीडियम बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बढ़ रहा है. ओके. तो फॉर वन पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट, फॉर अ गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, angle of refraction becomes 90 degree. Angle of refraction becomes 90 degree. Okay, right. So what will happen after this? इसके बाद अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया, तो द लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. तो लाइट मटेरियल से बाहर जा ही नहीं पाएगा. दिस इज व्हाट इट मींस. तो क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर एंगल पे? दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. तो डिफाइन कैसे किया था हमने क्रिटिकल एंगल को? वी सेड, हमने डिफाइन कैसे किया था? हमने बोला था the angle of incidence inside the denser medium for which angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called as critical angle. And if the angle of incidence I is greater than critical angle, then the ray of light is totally internally reflected. And using this, हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला बनाया था. मैं बाय डिफॉल्ट आपको बोल चुका हूं कि हमेशा ओरिजिनली सोर्स कहां पे रखा गया है उसको मीडियम 1 बोलना, और लाइट कहां जा रहा है उसको मीडियम 2 बोलना. इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर यू, क्योंकि फिर मैं स्नेल्स लॉ लगाते वक्त क्या बोलूंगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 म्यू 2. अगर सेकेंड मीडियम रेयर मीडियम है, तो अगर एयर है तो म्यू 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी इफ सेकेंड मीडियम इज एयर. स्नेल्स लॉ कैसे यूज करते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium 1 into sine of angle in medium 1 is equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2. Okay, so refractive index of medium 1 into sine IC is equal to mu 2 is 1, sine 90 is 1, तो 1. तो sine of critical angle is 1 upon mu 1, या फिर mu 1 is 1 upon sine of critical angle, या फिर आप बोल सकते हो critical angle is sine inverse of 1 by mu 1.
राइट, ओके, तो दिस इज व्हाट यू शुड नो। बाय द वे, हमको और एक चीज लगने वाली है आगे, कॉस ऑफ आईसी हम फाइंड करेंगे बाद में। कॉस ऑफ आईसी किसी बुक में क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट किया जाता है, किसी बुक में थीटा सी से डिनोट किया जाता है, किसी बुक में आईसी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस आईसी से डिनोट किया जाता है। तो डजंट रियली मैटर विच नोटेशन यू आर यूजिंग, what matters is the concept, whether you have understood concept or not, that is important thing। तो कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान दो, बाकी तो सब क्या है, जस्ट इज जस्ट नोटेशन, ओके, बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गुड, तो अब वंस यू नो दिस, आपको इसके एप्लीकेशंस पता होने चाहिए, और एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। और अभी आप मेरा लेक्चर सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, इट इज बिकॉज I have a optical fiber connection here, and you can transmit data with very high speeds with the help of optical fiber। तो what is optical fiber, ये भी बताया था मैंने आपको। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली एक फाइबर है विच हैज टू डिफरेंट मटेरियल्स। तो एक है कोर, दिस इज कोर लेट अस से, ओके। तो अंदर एक केबल है, और इस केबल का there is some refractive index of this cable, and then you have a cover over this, उसको आप बोलते हो cladding। so there is a cladding on this। तो ये कोर और cladding मतलब इसके ऊपर जो लेयर है, they are coaxial, they have the same axis। so they have the same axis। और जो cladding है उसका refractive index कुछ अलग है। so these are two different materials, that is what I am trying to tell you। so core cladding arrangement है ये, और मैंने पहले भी डायग्राम ड्रॉ की थी। आप आई मीन पहले इन द सेंस थ्री लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कवर किया है, बट इट इज ओके टू रिपीट वंस अगेन दिस थिंग। तो होगा क्या, एज यू ऑलरेडी नो, रे ऑफ लाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रे ऑफ लाइट में इसका एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। सो दिस इज द एक्सिस, ओके। एनीवेज, तो क्या होगा कि व्हेन यू सेंड लाइट, लाइट आप जब इसको भेजोगे पहले अंदर, तो the light is going from rarer to denser medium, it will bend away from normal, है ना। away from normal होता है ना, whenever light travels from rarer to denser medium it bends towards normal, तो the light will bend towards normal, okay। तो importantly यहाँ पे क्या हो रहा है, that is important। एक बार लाइट कोर के अंदर चले गया, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं लिख लेता हूँ। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 है, और क्लैडिंग का μ2 है, ऑलराइट। तो और ऑफ कोर्स कोर इज ऑप्टिकली डेंसर देन द क्लैडिंग, मतलब रेड में जो मैंने बताया है कोर, वो ऑप्टिकली डेंसर है। मतलब एक बार रे ऑफ लाइट अंदर चले गया, कोर में चले गया, अब जब कोर क्लैडिंग के सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, बेसिकली रे इंसिडेंट होगा, तो ये जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है, ये एंगल यहाँ पे, इट इज दिस एंगल, इट इज सच दैट this angle of incidence is greater than critical angle, and also the ray of light is traveling from denser to rarer, so the ray of light will suffer total internal reflection। so ray of light will be totally internally reflected, फिर इस सरफेस पे वापस वही होगा, total internal reflection, correct।
अब ऐसी बात है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, ये बाहर, this angle when the light enters the optical cable, optical fiber, the angle, ये बाहर का एंगल, when the light enters inside the optical fiber decides कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर अल्फा की वैल्यू चेंज करता हूं तो अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे, दिस वैल्यू इनसाइड, दिस वैल्यू इनसाइड एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट आल्सो चेंजेस। तो अल्फा डिसाइड करेगा वेदर द रे ऑफ लाइट विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नॉट। और ये जो एंगल अल्फा है इसको आप बोलते हो एक्सेप्टेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। सो एक्सेप्टेंस एंगल alpha is defined as alpha is equal to sine inverse of under root of mu1 square minus mu2 square, where mu1 is refractive index of core and mu2 is refractive index of cladding. तो ये cladding है and this one in the red is core. Okay, इसलिए मैंने बोला था रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ के ही ये लेक्चर अटेंड करने होते हैं आपने, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं रिपीट करवा रहा हूँ बट ऑफ कोर्स थोड़ा बेसिक्स आपको पढ़ के लेक्चर अटेंड करना होता है। क्लियर। और इसमें जो ये टर्म है एक्सेप्टेंस एंगल में, अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर, NA। न्यूमेरिकल एपर्चर, ये वर्ड आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी सीखोगे आगे जाके। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एपर्चर, अंडर रूट ऑफ म्यू1 स्क्वायर माइनस म्यू2 स्क्वायर। गुड, राइट। तो वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस। ओके, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से फिश जो होता है, फिश मतलब वेल है या फिर शार्क है, फिश है, कोई भी टाइप का फिश है, इनका जो फील्ड ऑफ विजन होता है, मतलब ये जितना एंगल में देख सकते हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड मतलब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, पहले लिख लेते हैं हम लोग व्हाट इज फील्ड ऑफ विजन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, फील्ड ऑफ विजन ऑफ फिश और स्विमर। अगर आप पानी के अंदर गए तो आप भी यही चीज फेस करोगे। देखो ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग जब अर्थ की सरफेस पे होते हैं, व्हाट इज आवर फील्ड ऑफ विजन, 180 डिग्री, है ना। मैं पूरा 180 डिग्री देख सकता हूँ, हर डायरेक्शन में देख सकता हूँ। ओके, राइट, गुड। बट इफ यू आर इनसाइड वाटर और इफ अ फिश इज इनसाइड वाटर, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपेंस। तो क्या होता है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर एक फिश है, मान लो यहाँ पे एक फिश है, देन फॉर दिस फिश is looking from a denser medium into rarer medium, डेंसर से रेयर में देख रहा है फिश। ओके, तो क्या होगा फिश के लिए, फिश के लिए ये होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ऑफ वाटर becomes equal to critical angle, तो light light gets refracted at 90 degree angle। अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा बढ़ा दिया तो लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ओके, मतलब अगर एक स्विमर या फिर एक फिश
पानी के अंदर से बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं ये, उस केस में होने ये वाला है कि हर एक डायरेक्शन में स्विमर या फिश कैन सी ओनली थ्रू अ पर्टिकुलर एंगल, ओनली अप टू अ पर्टिकुलर एंगल। क्यों? क्योंकि दे आर इनसाइड डेंसर मीडियम। मतलब सिंपल है उसका मतलब ये कि क्रिटिकल एंगल आईसी से ज्यादा दूर तक फिश देख नहीं पाएगा। मतलब ये कि अगर आप देखोगे हर एक डायरेक्शन में अगर आप यही आइडिया अप्लाई करोगे तो व्हाट विल हैपन इज फिश कैन सी ओनली थ्रू अ कोन। तो फिश जो है वो एक कोन के अंदर का ही वर्ल्ड या व्यू उसके पास होगा। बिकॉज दिस एंगल आईसी, तो दिस एंगल इज ऑल्सो आईसी और ये एंगल भी आईसी। आईसी plus IC is 2IC and this 2IC is called as apex angle, right? मान लो ये जो कोन बन रहा है इसका रेडियस है R और ये जो डेप्थ है फिश का इनसाइड वाटर इज H। मैं वापस कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग है एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल ऑफ कोर्स। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर एक ऑब्जर्वर या फिश या सबमरीन इनसाइड वाटर है और वो बाहर की दुनिया देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज द ऑब्जर्वर इज इनसाइड डेंसर मीडियम। तो ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है ये प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे, क्योंकि देन हर एक डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल the person or the observer or the fish can see only up to an angle that is IC। क्रिटिकल एंगल तक ही देख सकते हैं। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा देखने की कोशिश की तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पानी के अंदर वाले इंसान को सिर्फ एक कोन के थ्रू दिखेगा। कोन के बाहर क्या चल रहा है दे विल नेवर कम टू नो इफ दे आर नॉट यूजिंग सम अदर डिवाइसेस। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, इसलिए जब शार्क शिकार करती है तो शार्क वेट्स फॉर शिकार के पास आने का वेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कोन के बाहर क्या हो रहा है। एज सुन एज उसका शिकार कोन के अंदर आया, शार्क कैन सी एंड अटैक, राइट? तो ये ऐसा है। बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे चाहिए रेडियस ऑफ बेस आर इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर्स दैट आई कैन मेजर। क्या मैं क्रिटिकल एंगल हर बार मेजर कर सकता हूं? नहीं। बट आई कैन मेजर डेप्थ, कितने डेप्थ पे फिश है। आई कैन मेजर, आई नो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो मुझे ये जो कोन का बेस बना है इसको बेस बोलते हैं बाय द वे, इसका जो रेडियस है वो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? तो मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज tan ऑफ क्रिटिकल एंगल अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मतलब r बाय h। क्योंकि ये जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है, मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, तो r बाय h। तो h के आगे r के आगे आपका h tan ऑफ क्रिटिकल एंगल, क्लियर? बट what is tan? Tan is nothing but sin upon cos। मैंने इसलिए बोला था कि हमको बाद में यहाँ पे जैसे साइन आई सी इज वन अपॉन म्यू आया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आया, हमको कॉस आई सी भी लग सकता है, तो अभी लगेगा तो करना पड़ेगा। तो व्हाट वी नो इज बट sin IC is 1 upon mu. Therefore, what you know is cos square IC is 1 minus sin square IC। क्यों? sin square plus cos square theta is 1, इसलिए तो 1 minus 1 by mu square, मतलब mu square minus 1 by mu square। Therefore, cos of
IC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर का अंडर रूट मतलब म्यू। देयरफॉर आपको क्या मिलेगा, ये बुक में डिराइव नहीं करके दिया, मैं करके दे रहा हूँ, देयर इज नो डेरिवेशन। ओके, कहाँ से आया पता नहीं, मैं करके दे रहा हूँ तो ध्यान दो। R इज इक्वल टू एच साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी था, साइन आई सी 1 अपॉन म्यू है, कॉस आई सी अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 बाई म्यू है, म्यू म्यू कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया, ये h में लिखना भूल गया था, देयरफॉर r इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन थ्रू विच द फिश कैन सी आउटसाइड वर्ल्ड, और इनसाइड विच, सॉरी, एरिया ऑफ बेस निकाल सकते हो। रेडियस मिल गया तो एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस a is equal to pi r square, so pi h square upon mu square minus 1, ये आ गया एरिया ऑफ द बेस। सिंपल। अगर जो डेंसर मीडियम है वो वाटर है, तो फिर वाटर के लिए म्यू की वैल्यू डाल दो। हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा फिश की बात चल रही है, जरूरी नहीं है, हम बोल सकते हैं कि ठीक है कोई और लिक्विड ले लिया, ग्लास ले लिया, एक ही बात है। But the thing is, the light should be traveling from denser to rarer. So for water, if mu is 4 by 3, of course, तो आप R निकाल सकते हो, R will be H upon under root of 4 square by 3 square minus 1, मतलब 4 by 3 का स्क्वायर है minus 1, मतलब 16 by 9 minus 1, मतलब this is 9 है ना, 16 minus 9 is 7, sorry, 7 by 9, तो ये आएगा 3h by root 7। Area A will be pi r square, so pi 9h square by 7, so 9 pi h square by 7, 9 by 7 pi h square is the area of base। तो कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू कैन जस्ट फाइंड things very easily here, right? So now we will be moving to the next topic and that is refraction। अब तक हम लोग पहले रिफ्लेक्शन स्टार्ट किए थे, प्लेन मिरर, फिर कॉनकेव मिरर, मतलब फिर स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिर हम लोग आ गए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। अब हम लोग रिफ्रैक्शन की बात करेंगे बट फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। और जब मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो वी वर टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। अब मैं सरफेस को कर्व कर रहा हूँ। देखो हाउ वी आर प्रोसीडिंग। हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो पहला ही लेक्चर, पहला ही टॉपिक था प्लेन मिरर का। फिर हमने मिरर को कर्व किया, प्लेन हो या कर्व मिरर हो वो रिफ्लेक्शन करता है। फिर हम रिफ्रैक्शन पे गए, रिफ्रैक्शन में पहले हमने प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखा, अब हम लोग कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखेंगे। फिर नेक्स्ट विल बी दो कर्व सरफेस मतलब लेंस के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग वेरी सिस्टमैटिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट रिफ्रैक्शन फ्रॉम spherical surface। ओके, तो सबसे पहले आई विल बी ड्राइंग प्रिंसिपल एक्सिस बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, और हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करने वाले बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड एंड रिवाइज्ड मेनी टाइम्स इन थियरी क्लासेस। तो सिर्फ इतना है कि हमारे पास एक सिंगल प्लेन कर्व सरफेस है, और याद रखना मैंने इसके नोटेशंस आपको बहुत बार बताए थे, बहुत अच्छे से बताए थे। मैंने आपको ये बोला था कि ऑब्जेक्ट को हम रेयरर मीडियम में मीडियम 1 में रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इसके ऑप्टिक सेंटर से u है, ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल होगा, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। इसके बाद ये रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट बाय द वे उससे पहले इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो।
क्यों? क्योंकि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट शुड बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो वो पता होना चाहिए इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल, राइट, गुड। और ये जो नॉर्मल टू द सरफेस है, ये नॉर्मल टू द सरफेस, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये नॉर्मल टू द सरफेस जहां प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा, दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व सरफेस टू द इमेज इज नथिंग बट v। कर्व सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो है v, और इक्वालिटी पता है, ये है r। फिर हमने बुक्स में जो नोटेशन लिया था, ये था अल्फा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये था एंगल बीटा, और इस एंगल को हमने बोला था डेल्टा। आई विल नॉट गो इनटू डेरिवेशंस, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशंस, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये जो सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल स्पेरिकल सरफेस, सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या था? μ2 मतलब जहां पे इमेज बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माइनस μ1 जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इक्वल टू μ2 जहां पे आपने जहां पे आपका इमेज बना है अपॉन इमेज डिस्टेंस, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2। μ2 क्या है? जहां पे इमेज बना, अपॉन इमेज डिस्टेंस, माइनस μ1 क्या है? जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो दिस इज अ फॉर्मूला दैट यू गेट। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत इसेंशियल है, बिकॉज यू मे गेट कंफ्यूज्ड, जरूरी है। ओके, सो ये एक सिंगल कर्व सरफेस था। अब हम लोग अगर दोनों सरफेस को कर्व कर देंगे तो वो बन जाता है लेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट लेंसेस। और जो बाकी के फॉर्मूलाज, इफ आई एम नॉट टेकिंग हियर, दैट विल बी कवर्ड when we solve numericals and they will be coming very soon. Okay, right? तो बेसिकली क्या है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो लेंस में क्या है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। दो रिफ्रैक्टिंग कर्व सरफेस तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस इन द सेंटर, आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट्रल थिकनेस ज्यादा है, और दूसरा जो केस ड्रॉ किया था वहां पे सेंट्रल थिकनेस कम है। तो डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस, central thickness, we can have, sorry for the disturbance, we can have types of lenses. So we can have different types of lenses. Usually हम लोग दो टाइप के लेंसेस हमको पता होते हैं। We categorize lenses into two types. पहला है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव। अब देखो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए, मिरर के केस में जो कॉनकेव मिरर था, लाइट जो है कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट अच्छे से सुन लो, क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, दे कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट, इसलिए कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। ओके, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से लाइट पास होने के बाद लाइट कॉन्वर्ज होता है, वो मैं आगे डायग्राम में बताऊंगा, लेकिन ये है कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस इज कॉन्वर्जिंग। एक एक चीज मैं डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि ये गड़बड़ होती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। वो बोलते हैं
यू हैव अ कॉन्वर्जिंग लेंस, तो कॉन्केव लेंस यूज कर देते हैं वहां पे। कॉन्वर्जिंग लेंस इज कॉन्वेक्स नॉट कॉन्केव। वहां बोला जाता है यू हैव अ डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, ओके। यहाँ पे कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग, और क्यों होता है देखेंगे आगे जाके हम लोग। तो उल्टा है, उल्टा है, वहां पे जो कॉन्वर्जिंग है यहाँ पे वो डाइवर्जिंग है, वहां पे जो डाइवर्जिंग है यहाँ पे वो कॉन्वर्जिंग है, ओके राइट। concave mirror and convex lens, these are converging. Convex mirror and concave lens, they are diverging, right? Good. अब convex lens को हम तीन अलग अलग टाइप में हम ले सकते हैं। एक होता है बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स मतलब दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है उसके, और बाय कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स भी हो सकता है। व्हाट इज इक्वी कॉन्वेक्स? ये एक कॉन्वेक्स सरफेस, ये दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, ये दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस, तो बाय दोनों कॉन्वेक्स। लेकिन अगर दोनों कॉन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हुआ तो इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वल कॉन्वेक्स बेसिकली, ओके। तो बेसिक बेसिक दिमाग में फिट करते जाओ। आई वांट यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस for the next 1.5 year until you give your competitive exams, and you will remember, I am very sure. Okay, good. तो दोनों सरफेस कॉन्वेक्स तो बाय कॉन्वेक्स, और जरूरी नहीं है कि बाय कॉन्वेक्स बोला तो रेडियस इक्वल हो, जब दोनों साइड्स का रेडियस इक्वल हो गया तो इक्वी कॉन्वेक्स हो गया। फिर आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स भी आ सकता है। प्लेनो प्लेन सरफेस, एक कॉन्वेक्स सरफेस, प्लेनो कॉन्वेक्स, तो बाय कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स भी हो सकता है, एक सरफेस कॉन्केव, दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स है, ओके। तो क्योंकि आप कहां से देखते हो उस पर डिपेंड करता है। देखो मैं इस पॉइंट ए से देख रहा हूं और सरफेस ऐसा दिख रहा है, बल्जिंग आउटवर्ड्स, कॉन्वेक्स हो गया। फिर मैं बी पॉइंट से देख रहा हूं, ओके राइट, तो बी पॉइंट से मुझे दिख रहा है कॉन्केव, क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा है ना। लेकिन अगर मैंने दूसरा सरफेस ड्रॉ कर दिया तो ये भी कॉन्वेक्स हो गया, ये भी कॉन्वेक्स हो गया, बाय कॉन्वेक्स। मैं ए पॉइंट से देख रहा हूं, मुझे सरफेस दिख रहा है प्लेन। मैं बी पॉइंट से देख रहा हूं, ये ऐसा है, मुझे दिख रहा है कॉन्वेक्स, तो प्लानो कॉन्वेक्स। मैं ए पॉइंट से दिख रहा हूं और ए पॉइंट से मुझे कॉन्केव दिख रहा है। मैंने बी से देखा तो बी से और एक सरफेस है जो मुझे कॉन्वेक्स दिख रहा है, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर लुकिंग एट दैट सिस्टम। बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड से देखो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, प्लेन और कॉन्वेक्स, एक साइड से प्लेन एक से कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, एक साइड से कॉन्केव, दूसरे साइड से कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली आप बाय कॉन्केव कर सकते हो, यहां से देखा तो भी कॉन्केव, यहां से देखा तो भी कॉन्केव, बाय कॉन्केव। सो दिस इज बाय कॉन्केव। फिर प्लानो कॉन्केव भी हो सकता है, यहां से देखा तो प्लेन, यहां से देखा तो कॉन्केव, तो बाय सॉरी प्लानो कॉन्केव। फिर कॉन्वेक्सो कॉन्केव भी हो सकता है, यहां से देखा तो कॉन्वेक्स है, दूसरे साइड से देखा तो कॉन्केव दिखता है, तो ये आ जाएगा आपका कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, राइट। तो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग ऑलवेज, नहीं तो हो जाएगी सारी की सारी गड़बड़।
ओके, तो आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स वेरी क्लियरली। देन अगर मैं पहले बाय कॉन्वेक्स की बात करता हूँ, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो आपको पता है साइन कन्वेंशंस। तो अभी अगर दो सरफेस है, जैसे कि ये सरफेस वन हो गया, इसका रेडियस मतलब इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर है टूवर्ड्स द राइट साइड। तो इसका सेंटर जो है वो टूवर्ड्स राइट साइड है, R1। मतलब आई विल बी टेकिंग R1 एज पॉजिटिव। दूसरा जो साइड होगा, दूसरा साइड जो होगा, इसका जो सेंटर है वो है टूवर्ड्स द लेफ्ट। मतलब R2 will be taken to be नेगेटिव साइन कन्वेंशंस के हिसाब से, क्योंकि ये साइन कन्वेंशंस थे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बाय कॉन्केव, तो ये एक साइड है, ये एक साइड है। ये सेकेंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है। ओके, तो सेकेंड सरफेस के लिए R2 मतलब सेंटर इज टूवर्ड्स राइट, तो यहाँ पे R2 होगा पॉजिटिव और R1 इट्स टूवर्ड्स लेफ्ट, तो R1 होगा नेगेटिव। राइट, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो। अब जब हम लेंस की बात करते हैं तो हमको कुछ बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो विल टॉक अबाउट व्हाट आर दिस बेसिक एंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इंपॉर्टेंट एंड बेसिक डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, नॉट मिरर, लेंस कॉन्वर्जिंग होता है। तो क्यों कॉन्वर्जिंग होता है पहले वो समझ लो, फिर उस पर डिपेंड करेगा डेफिनेशन। फर्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। ऐसा है कि अगर मेरे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका मैं प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। So we have this principal axis. The rays coming from an object at infinity will be parallel to principal axis, right? जैसे ही पहले सरफेस पे आए, they will be क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम, they will bend towards normal, तो उसका यहाँ पे बेंडिंग हुआ, राइट? फिर टेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल वापस बेंडिंग हुआ, बट इन शॉर्ट दे विल बी फोकसिंग एट अ पॉइंट। तो नॉर्मली हम ऐसा डबल रिफ्रैक्शन दिखाते नहीं है, हम लोग सिंगल रिफ्रैक्शन दिखा देते हैं, बस हम बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड हुआ है। तो द रेस फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन इंफिनिटी आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। एंड दैट पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। दो होते हैं, तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू प्रिंसिपल फोकस का ज्यादा डिटेल, बिकॉज few things should be left on to you also. You should know. I am sorry, create some noise always, so you should know. सिमिलरली कॉन्केव के केस में क्या होगा, कॉन्केव के केस में व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? तो कॉन्केव के केस में ऐसा है, बाय कॉन्केव की बात कर रहा हूं मैं, तो दो सरफेसेस हैं बेसिकली, दोनों कॉन्केव है। Let's have
let's draw a principal axis here. Now the rays coming from an object at infinity, they will in reality diverge. Okay, they will diverge. It will appear that these rays are coming from a common point, and that common point is called as focus in case of, समझ लेना आप, मैंने वो ड्रॉ कर दिया है, you have to understand कि these are symmetric, so they appear to be coming from a single point and that is principal focus. तो ये diverging है basically. So pardon me for my drawing, please don't take it very seriously, ये drawing आप कर लेना. Then what is next thing that we need, हमको और क्या लग सकता है, फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ मैं यहीं पे बता देता हूँ. देखो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है ना लेंस का, ये ज्योमेट्रिक सेंटर है, इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर. तो ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ. ओके, यहाँ पे भी वैसा ही है. एंड एज अ साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लिया जाता है. और फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, ये बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लिया जाता है. तो वी आर आल्सो गोइंग थ्रू साइन कन्वेंशंस. ओके, तो फोकल लेंथ for a converging matlab convex lens is always taken to be positive, and that for concave is always taken to be negative. Okay, then what is aperture? एक लेंस का जो इफेक्टिव डायामीटर होता है उसको आप बोलते हो एपर्चर. तो डायामीटर ऑफ इफेक्टिव, या फिर बोल सकते हो इफेक्टिव डायामीटर ऑफ लाइट कलेक्टिंग एरिया. तो हाउ डू वी डिफाइन एपर्चर, मैं डायग्राम से बता देता हूँ आपको. एपर्चर, अभी मेरे पास एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है. इस बाय कॉन्वेक्स लेंस का इफेक्टिव डायामीटर मतलब यहां से यहां तक है ना, क्योंकि लेंस कलेक्ट मतलब लाइट तो कलेक्ट यही करेगा. तो ये जो डायामीटर है, इफेक्टिव डायामीटर है ऑफ लाइट कलेक्टिंग area is called as aperture. Okay, so effective diameter of light collecting area. या फिर लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया भी बोल सकते हो आप, क्योंकि वो तो अल्टीमेटली ट्रांसमिट करेगा. दैट इज एपर्चर. जरूरी क्यों पता होना, क्योंकि इमेज बनाएगा ना, तो इमेज जब बनेगा तो इमेज कैन बी ब्राइट और फेंट. तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव डायमीटर स्क्वायर मतलब एपर्चर स्क्वायर. जितना ज्यादा एपर्चर होगा उतना ज्यादा ब्राइट इमेज बनेगा. फिर लास्ट थिंग दैट यू शुड नो for today's session is power of lens. P. Power of lens P is nothing but reciprocal of focal length. तो power of lens P is 1 upon focal length in meter और 100 upon focal length in centimeter. और इसका जो यूनिट है इसको बोलते हैं डायोप्टर. So unit of power is diopter. Unit of power of lens is diopter. That is capital T. Right? Simple है ये. डायोप्टर को
लिखने के लिए ER या RE भी लिखते हैं यहाँ पे, राइट। तो I wanted to go ahead with image formation by lens, जैसे आपने मिरर का देखा था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकल पॉइंट पे। तो ये सारे जो कंडीशन हमने डिराइव किए लिखे थे कि कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, कहाँ इमेज बनेगा, तो लेंस के लिए भी देखना है, बट बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम वी कैनॉट गो अहेड विद दैट, सो आई विल बी गोइंग थ्रू दैट इन टुमारोज लेक्चर। और मैं इस चैप्टर को 2 सेशन में मैं स्प्लिट करने वाला हूँ, क्योंकि थियरी कर करके हम लोग बोर हो जाएंगे। तो मिरर एंड लेंस एंड देन प्रिज्म। प्रिज्म के लिए मैं अलग, पहले मिरर एंड लेंस खत्म करके न्यूमेरिकल्स, देन प्रिज्म के लिए आई गो सेपरेटली फॉर दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।